हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति की शक्तियां, आज हम पार्ट 6 लेके आ गए हैं आपके लिए। तो आज जो हम शक्ति देखने जा रहे हैं वो है आपातकालीन शक्तियां, है ना, इमरजेंसी पावर। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये हमारी राष्ट्रपति की 7वीं शक्ति हो गई। बस एक शक्ति और बची है, उसे हम कल खत्म कर देंगे। तो आज देखेंगे आपातकालीन शक्तियां। तो ये आपातकालीन शक्तियां, ये जो है हमारे संविधान भाग 18 में दी गई है ना, इसमें लिखा हुआ है भाग 18 में दी गई है। संविधान में 3 शक्तियों का जिक्र किया गया है। आपातकालीन शक्तियों के 3 शक्ति, जो कि है एक आर्टिकल 352, दूसरा आर्टिकल 356, तीसरा आर्टिकल 360। ठीक है। और जो नाम दिया गया है आर्टिकल 352 में क्या आता है, राष्ट्रीय आपात। ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपात है, लेकिन ऐसा माना गया है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 356 क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन। और जो थर्ड है आर्टिकल 360 में क्या होता है, वित्तीय आपात की होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात क्या होता है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या होता है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है और सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति कहते थे, है ना। अब उसके स्थान पे, आंतरिक अशांति के स्थान पे ही सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया। और कब चेंज हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में से चेंज किया गया था, क्योंकि इसका गलत प्रयोग हुआ था थोड़ा सा, उसी के लिए जब ये 42वें संशोधन में हुआ था, 44वें संशोधन जब कराया गया तो इसमें आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के नाम दे दिया गया था, उसके बदले, आंतरिक अशांति के बदले। ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात क्या होता है, युद्ध होता है ना, किसी भी देश से युद्ध हो जाए। दूसरा क्या होता है, बाह्य आक्रमण, बाहरी देश आक्रमण कर दिया है। और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। अब ये बात आती है कि जो राष्ट्रीय आपात है ये लागू कब होता है ना, कैसे लागू होता है। तो इसके लिए एक शर्त रखी गई है। कैसी शर्त है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात है, पीएम सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। पहले क्या होता था, है ना, जो मंत्रिमंडल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, है ना, राष्ट्रपति को परामर्श देते थे, कोई भी चीज का परामर्श देते थे, तो ऐसा माना जाता था कि संपूर्ण मंत्रिमंडल, है ना, उनका मेन नेता है प्रधानमंत्री। तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो समझ लो पूरी मंत्रिमंडल ने कह दिया। लेकिन जब आपात की बात होगी, जब राष्ट्रीय आपात की बात की होगी, जब लागू करना होगा राष्ट्रीय आपात, तो केवल प्रधानमंत्री का ही सिग्नेचर नहीं चाहिए, उसमें संपूर्ण मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है ना। सबका हस्ताक्षर चाहिए होगा, है ना। राष्ट्रपति सबके हस्ताक्षर को चेक करेगा कि सबका हस्ताक्षर है कि नहीं। ठीक है। ये शर्त रखी गई है राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए। अब बात आती है कि इसकी समय सीमा क्या होती है ना। जैसे राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया देश में, तो इसकी समय सीमा क्या होगी, ये कब तक रहेगा। तो ये पहले 1 माह के लिए लागू होता है ना। जब इसे लागू किया जाता है तो 1 महीने के लिए सिर्फ लागू होता है। अगर मान लीजिए तब तक भी देश की स्थिति नहीं सही हुई, है ना, स्थिति नहीं सही हो रही, तो क्या किया जाए, तो संसद के अनुमोदन से, है ना, संसद में जाएगा, वहां पे बैठकें होंगी, विधेयक पारित होगा, कानून बनेगा, तो संसद के अनुमोदन से अगले 6 माह तक आगे बढ़ा दिया जाएगा, है ना, 6 माह तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर बात आती है कि 6 महीने तो हो गया, है ना, 6 महीने के बाद भी अगर देश में अशांति है, तब क्या होगा, तो पुनः संसद के अनुमोदन से आगे के 6 माह और ऐसे कर करके हम बढ़ा सकते हैं, जब तक देश में शांति का माहौल ना हो जाए, जब तक सरकार को लगे, है ना, जब तक राष्ट्रपति को लगे या सरकार को लगे, संसद को लगे कि ऐसा हमारे अभी शांति का माहौल नहीं है, तब तक वो बढ़ा सकती है ना, पुनः संसद का अनुमोदन करके 6 माह और ऐसे करके सो ऑन, ऐसे बढ़ा सकती है 6 माह 6 माह। तो मतलब एक बार में 6 माह तक संसद बढ़ा सकती है। अब बात आती है कि संसद क्या अपने मन से बढ़ा देती है, तो संसद अपने मन से तो बढ़ाती नहीं होगी, है ना। संसद अपने मन से तो नहीं बढ़ाती है, उसके लिए क्या होता है, विशेष बहुमत होता है। संसद में विशेष बहुमत द्वारा ही इसको बढ़ाया जाता है। जैसे कैसे, क्या कह सकते हैं हम लोग,
प्रत्येक सदन के कुल सदस्य, जैसे हमारे यहाँ 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्य के बहुमत चाहिए। बहुमत मतलब जैसे 50% प्लस 50% वोट हो गया प्लस एक ज्यादा, तब उसको हम बहुमत मान लेंगे, उसी को हम बहुमत मानते हैं। प्लस उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, है ना, प्लस उपस्थित मतदान करने वाले के सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही इसे हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। उपस्थित मतदान मतलब जैसे कि जो भी लोकसभा में सदस्य उपस्थित होंगे और जो इसमें भाग लेना चाहेंगे, है ना, जो इसमें से भाग लेंगे उन्हीं को उपस्थित कहा जाएगा, जो चुनाव में, जो इस कानून को पारित करने में समर्थ होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो समय सीमा हो गई, अब इसको हम वापस कब लेते हैं। जैसे एक बार तो लागू हो गया देश में, तो हम ये जो राष्ट्रीय आपात है इसे वापस कब लेते हैं और कैसे लिया जाता है और कौन लेता है। तो लागू भी राष्ट्रपति ही करता है, तो वापस भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। तो वापस किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जाता है। अब बात आती है, तो वापस लेना भी आसान नहीं है, जैसे लागू कराना आसान नहीं है वैसे वापस लेना भी आसान नहीं है। तो कैसे होता है ये, वापस हम लोकसभा में फिर से कानून बैठता है, लेकिन साधारण बहुमत से। यहाँ क्या था, लागू कराने में विशेष बहुमत की जरूरत थी, और यहाँ क्या है, साधारण बहुमत से ही हम उसको वापस ले सकते हैं, है ना। जो भी प्रस्ताव हमने दिया है उसको हम वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रस्ताव देता कौन है, अब बात आती है कि राष्ट्रपति क्या खुद से वापस ले लेता है। तो ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति खुद से वापस नहीं लेता है। ये जो लोकसभा के 1/10 जो लोग होंगे, 1/10 जो लोग होंगे, वही राष्ट्रपति के बाद ये सलाह भेजते हैं या वही प्रस्ताव देते हैं लोकसभा के 1/10 लोग कि अब इसको वापस लेना चाहिए, है ना। तो अब बात आती है यहाँ पे, प्री का क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो लोकसभा के 1/10 हिस्से के जो लोग हैं वो डायरेक्ट क्या राष्ट्रपति के पास, है ना, राष्ट्रपति के पास ही ये वापस लेने के लिए जाते हैं। तो अगर लोकसभा का जो सत्र होता है वो लागू या चलता रहेगा, तो जो लोकसभा के 1/10 लोग होंगे वो डायरेक्ट स्पीकर के पास ये प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, अगर प्री में पूछ लिया जाता है कि प्रस्ताव सबसे पहले किसके पास, अगर सत्र चालू है तो किसके पास रखा जाता है, तो राष्ट्रपति भी अगर ऑप्शन में है और स्पीकर भी है तो स्पीकर को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वापस लेना। अब बात आती है, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो लोगों को प्रभावित तो पड़ते होंगे, लोगों के ऊपर, है ना। देश में आपात अगर लागू हो गया तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जो लोग होते हैं, लोगों को बहुत मूल अधिकार दिए गए हैं ना, लोगों को बहुत मूलाधिकार मिला हुआ है, जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, है ना, हंसने का अधिकार, चलने का अधिकार, देश में घूमने टहलने का अधिकार, सब कुछ है। तो जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है सब, बोलने का अधिकार, है ना, हंसने का अधिकार, कुछ भी कहने का, कहीं भी आने जाने घूमने का अधिकार, तो स्वतः निलंबित हो जाता है। मतलब ये सारे अधिकार पूरे देश में बंद हो जाते हैं अपने आप, इसको लागू नहीं कराना पड़ता है, आर्टिकल 19 को लागू नहीं कराना पड़ता है, ये स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अगर देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण का आपात घोषित किया जाता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई राष्ट्रपति द्वारा कोई लागू नहीं कराया जाता है, ये स्वतः निलंबित हो जाता है आर्टिकल 19। तो इसमें हम कह सकते हैं प्रभाव, मूल अधिकार को प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल 20 जो होता है वो जीवन जीने का अधिकार जो है ना, वो ये निलंबित नहीं होता, एक अपवाद है, वो निलंबित नहीं होता क्योंकि जीवन जीने से तो नहीं रोक सकते, तो एक अपवाद होता है ना, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 20 जो है एक अपवाद है यहाँ पे, है ना, मूल अधिकारों में। तो आई होप ये समझ में आओगे राष्ट्रीय आपात आपको। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपात हो गया। अब देखते हैं दूसरा, राष्ट्रपति शासन, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति का शासन। तो इसमें आर्टिकल 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो हम इसमें 2 आर्टिकल देखेंगे, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना।
जो आर्टिकल 355 है इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 365 भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है कि जो संघ सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उसका राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो ये संघ सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, उसका राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और क्या क्या जिम्मेदारी होती है कि आक्रमण से रक्षा करना, है ना, किसी भी राज्य पे आक्रमण से रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र की होती है, संघ की होती है। और सेकंड क्या होता है? शांति सुनिश्चित करना, है ना। तो जो आक्रमण से रक्षा है, इसके लिए तो सैनिक रखे गए हुए हैं, है ना, मिलिट्री फोर्सेस हैं बहुत सारी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना आक्रमण से रक्षा के लिए है। अब सेकंड चीज है शांति सुनिश्चित करना। अभी क्या होता है, शांति कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो हमारे पुलिस फोर्सेस जो हैं, है ना, सीआरपीएफ के जवान, ये सब क्या करते हैं? शांति सुनिश्चित करते हैं। तो ये केंद्र के द्वारा ही राज्य को सुरक्षा दी जाती है। अब थर्ड क्या है? संविधान के अनुसार शासन। अब संविधान के अनुसार शासन क्या होता है, ये देखते हैं। जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं, है ना, वो ये सुनिश्चित करते हैं, वो देखते हैं कि जो राज्य चल रहा है, जो राज्य कार्य कर रहा है, वो संविधान के भीतर, है ना, संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, इसका वो ध्यान रखता है ना। अगर अगर राज्यपाल ये देखता है कि जो राज्य है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति जी को ये सूचना पहुंचाता है कि जो राज्य है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। तो क्या कहेगा राष्ट्रपति? क्या कहते हैं कि छोड़िए, अब हम कुछ दिन के लिए उस राज्य पर शासन करेंगे। आर्टिकल 356 के अनुसार अब राष्ट्रपति उस राज्य पे शासन कर सकता है अगर वो राज्य जो है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा हो तो। ठीक है, इसमें लिखा गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 365 क्या कहता है। आर्टिकल 365 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, है ना, इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य की सारी शक्तियां होती हैं, जैसे अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया किसी राज्य में, तो जो राज्य की शक्तियां होगी ना, राज्य की जो सरकार है उनकी जो शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति स्वयं में निहित कर लेता है। जो सारी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति स्वयं निहित कर लेगा, वो अपने अनुसार राज्य को चलाएगा, है ना। उसमें सरकार का जो वहां पे मौजूदा सरकार होगी उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हो गया इसका मतलब। अब बात आती है कि कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी भी राज्य में। तो सबसे पहले 2 माह के लिए लागू होता है, 2 महीने के लिए लागू किया जाता है। फिर अगर लगता है राष्ट्रपति जी को कि अभी और दिन तक लागू कराना होगा, तो उनको क्या करना पड़ता है? संसद के अनुमोदन से, है ना, जो संसद का अनुमोदन होगा और साधारण बहुमत से वो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं अपनी जो कार्यकाल है राष्ट्रपति शासन का किसी भी राज्य में, उसको 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद पुनः अनुमोदन से 6 माह तक और भी बढ़ा सकते हैं। तो पहले कितना बढ़ाए थे? 6 महीने बढ़ाए थे। फिर कितना बढ़ाए थे? 6 महीने। तो टोटल कितने हो गए? 1 वर्ष हो गए, है ना, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष हो गए। अगर 1 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति जी को लगता है कि अभी शासन काल जो है बढ़ाया जाना चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? 1 वर्ष के बाद अगर उनको बढ़ाना होगा तब क्या करना होगा? तो ऐसे नहीं बढ़ता। 1 वर्ष के बाद अगर उस राज्य में आपातकाल लागू हो, है ना, कब बढ़ाया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब आपातकाल लागू हो प्लस इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन ये कह दे, ये प्रमाण कह दे कि यहाँ पे निर्वाचन कराना, यहाँ पे चुनाव करवाना क्या है? संभव नहीं है ना। या तो इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट बना दे, राष्ट्रपति के पास भेजे कि यहाँ पे अभी निर्वाचन कराना संभव नहीं है, तभी जाके इसको हम आगे बढ़ाया जा सकता है। और कैसे बढ़ेगा? ये फिर से 6 माह तक बढ़ाया जाएगा और संसद के अनुमोदन से ही बढ़ेगा। और अगले फिर से 6 माह तक बढ़ा सकते हैं पुनः, फिर पुनः 6 माह तक, फिर 6 माह तक, मतलब टोटल 4 बार 6 माह तक जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में उसको ये बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अगर प्री में पूछ लिया जाता है ना, क्वेश्चन भी आ सकता है
कि जो राष्ट्रपति शासन है ना, मिनिमम कितने समय के लिए लगता है और मैक्सिमम कितने समय के लिए लगता है। तो मिनिमम हमने देखा कि राष्ट्र संसद के अनुमोदन से पहले 6 माह तक बढ़ा था, उसके बाद फिर से अनुमोदन से 6 माह तक, तो हम कह सकते हैं कि 1 साल तक बढ़ा है ना। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि अभी किसी इस राज्य में जो है निर्वाचन करवाना संभव नहीं है, तो फिर से जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में वो 2 साल के लिए बढ़ जाता है। तो टोटल कितने साल के लिए हो गए, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ता है ना, मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए। अगर फ्री में पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन एक राज्य में कितने दिनों तक रहता है मैक्सिमम, तो 3 साल के लिए। लेकिन पंजाब में एक अपवाद भी है इसका, पंजाब में एक अपवाद है, जैसे पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा भी है ना, ज्यादा दिन तक रहता है। वो जो 44वां संशोधन हुआ था उसके बाद ही लागू किया गया था, अभी तक ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि वहां खालिस्तान जो होते हैं आतंकवादी, उनकी वजह से ही समस्याएं उत्पन्न होती रहती। तो एक अपवाद है राष्ट्रपति शासन का कि पंजाब में 3 वर्ष से ज्यादा तक होता है। और राष्ट्रपति शासन में जो हमने देखा था, राष्ट्रीय आपात में जो प्रभाव पड़ा था मूलाधिकार में, यहाँ राष्ट्रीय शासन में मूलाधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अधिकार लोगों को मिले हैं, हम लोग को मिले हैं, वो अधिकार यहाँ पे चालू रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये राष्ट्रपति शासन समझ में आया होगा। अब जो हमारा तीसरा शासन है वित्तीय शासन, है ना, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 360 में इसके बारे में बताया गया है, वित्तीय आपात के बारे में। अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपात की संभावना नहीं आई है, और हम आई होप कभी आए भी ना, है ना, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है वित्तीय आपात आना किसी भी देश के लिए। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है होती क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है दो प्रकार की होती है, एक वित्तीय स्थायित्व को खतरा और दूसरा देखें तो वित्तीय साख को खतरा। जब राष्ट्रपति देखता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व, जो हमारे वित्तीय जो पैसे को खतरा है, जैसे किसी भी हमारे जो धन कोष है उसमें खतरा है, या किसी भी देश से कोई जंग हो और पैसे की कमी के कारण जब राष्ट्रपति को लगता है ना, कि हमारा जो देश है वो कमजोर होता जा रहा है, तो उस समय पे ये वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो इसका जो समय होता है, अब बात आती है कि इसका जो टाइम है वो कितने दिन के लिए होता है। अगर वित्तीय आपात अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, अगर बाई चांस लागू करना पड़े तो कितने दिन के लिए लागू होता है, तो 2 महीने के लिए लागू होता है ना, पहले 2 महीने के लिए लागू होता है। और जैसे एज इट इज, जैसे इन दोनों में क्या हुआ था, संसद के अनुमोदन से समय टाइम को बढ़ाया जाता था, यहाँ भी ऐसा ही है, संसद के अनुमोदन से वृद्धि की जा सकती है, वो भी साधारण बहुमत से, है ना। विशेष बहुमत सिर्फ हमने देखा था कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता था तो हमने देखा था कि यहाँ पे विशेष बहुमत होता था, बाकी सभी जगह पे साधारण बहुमत से हम संसद के अनुमोदन से वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था वित्तीय आपात। अब बात आती है, अगर वित्तीय आपात आता है तो प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। अगर ये तो सिंपल सी बात हो गई, अगर वित्तीय आपात आएगा तो केंद्र सरकार को भी प्रॉब्लम होगी और राज्य सरकार को भी प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि अगर देश को चलाना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ने ही वाली है, और राज्य को पैसा कहां से आता है, केंद्र से आता है ना। अगर केंद्र के पास ही पैसा खत्म हो जाए तो राज्य तो कुछ भी कार्य कर नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो केंद्र व राज्य पे पड़ता है। और सेकंड चीज है वेतन में कमी। अगर राष्ट्रपति देखता है कि वित्तीय आपात लागू करना है, तो वो किसी भी बड़े पदाधिकारी, चाहे वो हमारे न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हो गए, है ना, और जो नौकरशाही में जिसकी भी है, किसी की भी वो तनख्वाह काट सकता है। उस समय किसी की भी जो तनख्वाह है, जैसे वेतन है, उसको काट सकता है, अपने वेतन को भी उसमें जोड़ के अपना वेतन भी वो काट सकता है देश को चलाने के लिए, है ना। और जब ये वित्तीय आपात खत्म हो जाएगा तो फिर से वो वेतन जो है उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो उस वेतन में कमी कर दी जाती है। तो हमने देख लिया तीनों। तो अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लागू हो चुका है हमारे देश में, और राष्ट्रपति शासन तो करीब 120 बार से ज्यादा लागू हो गए। तो जो ये राष्ट्रीय शासन का बहुत दुरुपयोग भी होता है हमारे देश में, है ना, ये बहुत देखा गया है। और इसमें उच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अगर राष्ट्रीय शासन की कुछ कमी देखने को मिलती है तो इस पे न्यायिक कुछ जांच भी हो सकती है राष्ट्रीय शासन पे, और वित्तीय आपात अभी तक देखने को नहीं मिला।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जो राष्ट्रपति की लास्ट शक्ति है ना, उसको देखेंगे। विवेकाधीन शक्ति है, एक शक्ति बची हुई है, कल हम उसको देखेंगे। फिर हमारा जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, फिर हम चलेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।